वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम। मैथमेटिशियन का नाम है बेस। इसका एक नाम और होता है इनवर्स प्रोबेबिलिटी, उल्टी प्रोबेबिलिटी। आप हमेशा a बाई ई वन निकाला, a बाई बी, अब b बाई ए हो गया, E1 बाई ए, उल्टा किया हुआ है, अब ये निकाला हुआ है। तो आपको कहोगे सर कितना, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ये पीछे मैंने ऑलमोस्ट प्रूफ करवाई है। जो मैंने अभी टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रूव करवाया है वो ही सेम है, वही से कॉपी पेस्ट कर लेना। उसके बाद ये फार्मूला बना है आपका, ये प्रूफ है सारा का सारा। सोचोगे सर नहीं, ये तो मैंने अभी सिर्फ नीचे वाली चीज को सोल्व करवाया था, इसको मैंने पीछे नाम दिया पी ए। आप देख सकते हो मैंने पी ए नाम दिया है, इसको बोलते हैं टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आपको याद दिलाओ जे की वैल्यू 1 पुट करो, क्या आएगा? पी ई वन पी ए बाई ई वन, 2 करो पी ई टू पी ए बाई ई टू, 3 करो पी ई थ्री पी ए बाई ई थ्री, एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? एन तक जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा है, इसको पी ए बोलते हैं। और ये क्या होता है? टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस। आप सोचोगे सर ऊपर क्या लिखा है? मैंने आपको टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में स्पेशली ये चीज करवाई थी। सारी प्रोबेबिलिटी में एक ही कॉन्सेप्ट पे करवाऊंगा, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। अभी तक तो सिर्फ आपने टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी केसेस किया। अब फेवरेबल केस ऊपर कौन सा आएगा? वो केस आएगा जिसकी वो डिमांड करेगा। अगर E1, E2, E3 तीन बैग्स है, लास्ट में बोलेगा E2 में से निकाल दो या E3 में से निकाल दो। जिस बैग में से कहेगा वो बैग ऊपर आएगा, नीचे जो टोटल ही है एक ही फार्मूला अप्लाई करूंगा, फेवरेबल केस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये भी क्वेश्चन, ये किसके ऊपर बेस है? सारी टोटल लॉ पे। टोटल लॉ मैंने किस पे कराया है? ट्री डायग्राम पे। तो ये भी तो मैं ट्री डायग्राम से कराऊंगा सारा कुछ, और बहुत आसान तरीके से कराऊंगा। सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व होएंगे A to Z। आपको पता कैसे लगेगा कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है? रिमार्क, आप सोचोगे सर क्या ये फार्मूला याद करना है? मर्जी है, करना करो, नहीं करना ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई का मतलब है, अभी बता देता हूं आपको, लिखा आएगा फाउंड, सिलेक्टेड, हैपन, ये वर्ड्स लिखे आते हैं। इसका मतलब है कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। आई से कंफ्यूज ना होना। अगर आई की वैल्यू 1 कर दो और टोटल नंबर ऑफ केसेस सपोज कर लो 3 है, तो पी ई वन बाय ए, तो ऊपर क्या आएगा? पी ई वन पी ए बाय ई वन। अगर टोटल नंबर ऑफ केसेस 3 होते तो पी ई वन पी ए बाय ई वन पी ई टू पी ए बाय ई टू। जितने केस है नीचे सारे के सारे आएंगे। अगर आपको टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी समझ आ गया, ये तो 5 मिनट का काम है, कुछ भी नहीं है, 5 मिनट का काम है सिर्फ। अगर आई की वैल्यू 2 पे होती, सेकंड से निकालना होता, तो ऊपर क्या आता? पी ई टू बाय ए, तो ऊपर ई टू वाला केस आता, ऊपर ई टू वाला केस आएगा, नीचे सारा का सारा सेम आएगा, पी ई वन पी ए बाई ई वन, प्लस ये चीज़ सेम, प्लस ये चीज़ सेम। तो ये चीज़ क्लियर होगी, जिस बैग में से कहेगा वो ऊपर आएगा, नीचे तो टोटल लिखना ही लिखना है, सारा सेम है। ये फार्मूला क्या हुआ? फेवरेबल केसेस जिसमें से निकालना है बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। आपने फार्मूला ये याद नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। ट्री डायग्राम बनाओगे अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप समझ आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूं। तो बेस थ्योरम के क्वेश्चंस मैंने पार्ट नंबर 4 में आपको करवाया था कि मैंने आपको 4 पार्ट्स में करवा रहा हूं। ट्रांसफर क्वेश्चन, इक्वल पॉसिबिलिटी, अनइक्वल पॉसिबिलिटी, एंड लास्ट इज स्पीक ट्रूथ वाले क्वेश्चन। तो वो मैं इसमें करवाऊंगा, बाकी तीनों पार्ट्स के क्वेश्चन। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर ऊपर E2 निकाल रहे हो, आई की वैल्यू 2 है, तो नीचे भी सिर्फ 2 केस आएंगे। अगर यह आई की वैल्यू 1 पुट की है तो नीचे 1 केस आएगा। जितने केस बनते हैं, ये पॉसिबिलिटी का मतलब है अगर जे की वैल्यू 1 2 3 3 केस बने तो 3 आएंगे, नीचे तो सारा ही आएगा, सेम आएगा ये दोनों। ऊपर जिसमें से निकालना है, E1 में से निकालोगे E1 ऊपर आएगा, E2 में से निकालना है E2 ऊपर आएगा, बस। नीचे तो सारा टोटल ही आएगा। तो इसके बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स।
आप इतना राइट डाउन कर लो, ये फॉरवर्ड राइट डाउन कर लो ताकि थोड़ा बहुत पता लग जाए आपको बस। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके सामने है और आप बेफिक्र रहो, मैं आपको इसके सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको अलग से बुक भी ना रेफर करनी पड़े, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, पॉसिबिलिटी समझ आनी चाहिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 बैग्स है, एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स है, 4 ब्लैक बॉल्स है। ये आपको क्वेश्चन में कह रहा है बैग 1 कंटेन दिस। दूसरे बैग के अंदर वो कह रहा है बैग 2 के अंदर कह रहे हैं, अब इसमें ट्रांसफर वाले क्वेश्चंस नहीं है, 2 बैग्स बन गए, अंडरस्टूड है कि ये बेस थ्योरम शुरू हो गई है। 5 रेड बॉल्स है, 6 ब्लैक बॉल्स है, 5 रेड बॉल्स है, 6 ब्लैक बॉल्स है। कहता 1 बैग इज चूजन एट रैंडम सिलेक्टेड एंड 1 बॉल इज ड्रॉन, इट इज फाउंड वर्ड आ गया टू बी रेड। यहां तक क्लियर हो गया। 1 बैग चूज करना है, लेट, अब दोनों में से कोई भी हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी बन गई। लेट E1 इक्वल टू चूजिंग बैग 1 या सिलेक्टेड बैग 1, पहले नाम तो लिखने पड़ेंगे ना। E2 इज इक्वल टू चूजिंग बैग 2, कोई भी हो सकता है, एक का नाम E1 एक का नाम E2। कहता है इट इज फाउंड टू बी रेड बॉल, तो दोनों में तो रेड है, कॉमन क्या हो गया ए, इसलिए कॉन्सेप्ट वही है। एंड ए इज इक्वल टू रेड बॉल बी ड्रॉन, एक ही निकालनी है ना, 1 रेड बॉल या रेड बॉल बी ड्रॉन, बस खत्म हो गया। पहले इसकी पिक्चर बना लो, एक E1 आ गया, एक E2 आ गया। इसमें ट्रांसफर तो किए ही नहीं जो केस बनने, इसी का नाम मैंने E1 दे दिया, इसी का नाम मैंने E2 दे दिया। E1 के अंदर क्या है 3 रेड 4 ब्लैक, इसके अंदर क्या है 5 रेड 6 ब्लैक। अब इसके अंदर उसने ये थोड़ी कहा है E1 बैग जो चूज की है उसमें से पॉसिबिलिटी 60% है रेड आने की, या इसमें से पॉसिबिलिटी 40% है रेड आने की, ऐसा तो उसने कहा ही नहीं। इसका मतलब अब मैं इक्वल पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं, टाइप नंबर 2 करवा रहा हूं, टाइप नंबर 1 में पार्ट नंबर 4 में करवा चुका हूं। उसी के अंदर मैंने बेस थ्योरम टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी कराया, वही प्रूफ है बेस थ्योरम का, बस एक लाइन एक्स्ट्रा ही है और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो इसके अंदर मैं इक्वल पॉसिबिलिटी वाले टाइप 2 करवा रहा हूं। पहले इक्वल पॉसिबिलिटी केस आप लिख लो ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। तो इक्वल पॉसिबिलिटी मतलब इसकी पॉसिबिलिटी भी 1/2 है, इसकी पॉसिबिलिटी भी 1/2 है। अनइक्वल में यहां चेंज आएगा और तो कोई फर्क नहीं आएगा। इसमें से क्या निकालना है रेड बॉल, रेड बॉल की पॉसिबिलिटी क्या है 3/7। इसमें से भी क्या निकालना है रेड बॉल, रेड बॉल की पॉसिबिलिटी क्या है 5/11। अगर टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालना तो निकाल लो, मल्टीप्लाई किया हुआ और कुछ भी नहीं किया हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, बैग 2 को क्या माना E2, बस बाय बेस थ्योरम बाय। अब मैं टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी अलग से निकालने की लोड़ नहीं, बेस थ्योरम किस में से निकालना है E2 बैग में से, गिवन क्या है ए, रेड बॉल निकालनी है, रेड बॉल निकालनी है E2 बैग में से, उसने स्टेटमेंट में कहा है इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, इसलिए बेस थ्योरम लग गई। अगर वो कहता टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालो सिर्फ रेड बॉल निकालो तो फिर मल्टीप्लाई करके छोड़ देते। बैग 2 में E2 है, कौन सा केस है 1/2 मल्टीप्लाई 5/11, 1/2 मल्टीप्लाई 5/11, नीचे क्या आएगा टोटल केसेस, बस 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11, नीचे टोटल केसेस आ गए 5/22, 3 प्लस 5 इसको लिखो 3/14 प्लस 5/22, एलसीएम लो इसका 5/22 बाय 22 इंटू 3 66 प्लस 14 इंटू 5 70/22 इंटू 14, 5 इंटू 14 बाय 6 136, तो ये आएगा आपका 2 7 2 6 12 68, तो 35/68 आंसर है।
आप सोचोगे सर फार्मूला तो लिखा ही नहीं, ट्री डायग्राम से करा दिया। बस टोटल केसेस आप ध्यान से देखो, फेवरेबल केस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, मैंने वही लिखा है सिर्फ फार्मूला, फेवरेबल केस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, मैंने वही फार्मूला अप्लाई किया है, बट लिखना जरूर है। तो ये फार्मूला क्या होता है, ये E2 में से निकालना है ना, उसने कहा है PA/E2, नीचे कितने केस थे, 2 केस थे, PE1 PA/E1 PE2 PA/E2। आप यहाँ फार्मूला ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सोल्व हो गया। अगर वो बैग 1 में से कहता तो ऊपर वाला केस लिखते, नीचे तो टोटल आना ही था। लो जी स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन, 2 बर्तन है, ऑन 1 ऑन 2। पहले बर्तन में 1 वाइट 6 रेड है, दूसरे में 4 वाइट 3 रेड है। तो एक बर्तन चूज करो सबसे पहले, तो कोई भी हो सकता है। लेट E1 इज इक्वल टू चूजिंग या सिलेक्टिंग ऑन 1, और स्टूडेंट्स E2 ऑन 2। निकालना क्या है, स्टेटमेंट में कह रहा है व्हाइट बॉल भी ड्रा, तो लेट A इज इक्वल टू व्हाइट बॉल भी ड्रा, एक ही उसने कहा है व्हाइट बॉल भी ड्रा। तो सबसे पहले इतनी कहानी करते हैं, डॉट पाके ट्री बनाओ। एक का नाम E1, इसके अंदर क्या है 1 वाइट 6 रेड। एक का नाम E2, इसके अंदर क्या है 4 वाइट 3 रेड। तो दोनों में से कोई भी बर्तन चूज हो सकता है, इसलिए इक्वल पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है। 50-50% होगी, 1/2 1/2। आपके दिमाग में आएगा कि सर 50-50 क्यों हुआ, अरे उसने कहा ही नहीं हमें कि पहली वाली जो बर्तन चूज कर रहे हैं, ऑन चूज करना है, वो 60% पॉसिबिलिटी है। जब आएगा ना क्वेश्चन, अपने आप समझ आएगा आपको कि उसमें इक्वल पॉसिबिलिटी अलग अलग दे रखी होगी, अपने आप समझ आएगा। उसने कहा ही नहीं हमें, बस इसलिए 50-50% चूजिंग है। पता नहीं कौन सा बैग चूज हो जाए, हमें क्या पता, दोनों में से 3 होते तो 1/3 1/3 1/3 आता, 4 होते 1/4 1/4 1/4 आता, 1/4 आता। तो इसमें से वाइट क्या आएगा 1/7, इसमें से वाइट क्या आएगा 4/7, बस बाय बेस थ्योरम। वो कह रहा है कि जो ये आपने वाइट बॉल निकाली है ना, ये ऑन 1 में से होनी चाहिए। ऑन 1 क्या E1, तो आपने निकालना है E1/A। तो फार्मूला अपने आप लिखोगे नीचे, जिसमें से निकालना है फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। एक केस 1/2 इंटू 1/7 प्लस सेकेंड केस 1/2 इंटू 4/7, तो 1/14 1/14 4/14 1/14 5/14 1/5। तो फार्मूला तो अपने आप लिख सकते हो, इजीली लिख सकते हो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, काफी सारे बोर्ड्स में बहुत बारी आया हुआ है। कहता 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, पहले में 2 गोल्ड कॉइन्स हैं, गोल्ड कॉइन्स है। सेकंड में 2 सिल्वर कॉइन्स है। थर्ड वाले बॉक्स के अंदर वो कह रहा है 1 गोल्ड है और 1 सिल्वर है। कहता 1 बॉक्स इज चूजन एट रैंडम, तीनों में से कोई भी हो सकता है। लेट E1 इज इक्वल टू चूजिंग बॉक्स 1। अभी स्टूडेंट्स ये 3 बॉक्सेस वाला क्वेश्चन है, तो इसमें से भी एक ही कॉइन या एक ही बॉल निकालते हैं। जैसे मैंने पार्ट नंबर 4 में 2 बॉल ट्रांसफर वाला क्वेश्चन कराया, वैसे ही 2 बॉल्स ड्रॉन वाला क्वेश्चन भी आएगा। बहुत आसान है, वो आप बड़े आराम से कर लोगे। इसके बाद मैं वो करवाऊंगा। E2 को नाम दिया चूजिंग बॉक्स नंबर 2, E3 का नाम दिया चूजिंग बॉक्स नंबर 3। इफ इट इज ए गोल्ड कॉइन गिवन है, तो लेट A इज इक्वल टू गोल्ड कॉइन बी ड्रॉन, गोल्ड कॉइन बी ड्रॉन। बस पहले पिक्चर बना लो, बाकी कहानी बात की बात है। टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जैसा ही है, यहाँ 3 बॉक्स बन जाएंगे। ये नाम क्या है E1, इसके अंदर क्या है 2 गोल्ड है। ये नाम क्या है E2, इसके अंदर क्या है 2 सिल्वर है। ये नाम क्या है E3, इसके अंदर क्या है 1 गोल्ड है 1 सिल्वर है।
कहानी क्लियर है, आइडेंटिकल बॉक्सेस है और अलग से पॉसिबिलिटी नहीं दे रखी कोई, तो 3 है तो 1/3 1/3 1/3 इक्वल पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, इक्वल पॉसिबिलिटी वाले। इसमें से गोल्ड कॉइन निकालना है, वो क्या आएगा 2 आउट ऑफ 2, कोई भी गोल्ड कॉइन आ सकते हैं। इसमें से गोल्ड कॉइन तो है ही नहीं, 0 आउट ऑफ 2, इसमें गोल्ड कॉइन क्या है 1 आउट ऑफ 2, तो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी तो निकल गया। स्टेटमेंट में कह रहा है कि गोल्ड कॉइन तो निकाल दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अनदर कॉइन इज आल्सो गोल्ड, एक गोल्ड कॉइन इसमें से निकल गया तो गोल्ड बचा ही नहीं, इसमें तो गोल्ड है ही नहीं, इसमें एक गोल्ड निकल गया एक बच गया, तो हमने निकालना क्या है इवन। बस ये ही कहा था कि जो दूसरा बचा हुआ कॉइन है वो गोल्ड ही रहना चाहिए, तो हमने क्या निकालना है P(E1/A), क्योंकि इवन में ही एक गोल्ड निकाल चुके हो, एक बचेगा। तो इसका फार्मूला अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या आएगा P(E1 PA/E1), इवन बैग में से गोल्ड कॉइन निकाल रहे हो, नीचे तो टोटल है। वैसे फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं थी, पर ये 3 वाला आ गया तो मैं इसके अंदर लिख देता हूं। सिर्फ 3 वाले केसेस आने के लिए मैं इसके अंदर लिख रहा हूं A/E3। तो ऊपर क्या आ गया E1 वाला 1/3 × 2/2, 1/3 × 2/2। नीचे क्या आ गया सारे केस 1/3 × 2/2, 1/3 × 0/2, 1/3 × 1/2, तो 2/6, 2/6, 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 2/3 आंसर। आसान थे, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। क्वेश्चन में कह रहे हैं बहुत आसान से, एक ही में कहा है 5% मैन के ग्रे हेयर है और 0.25% वुमेन के ग्रे हेयर है, फीमेल के। फीमेल कहा है उसने, वुमेन या फीमेल, फीमेल के ग्रे हेयर्स। 1 ग्रे हेयर बी सिलेक्टेड एंड देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल। यहां से क्लियर है, लेट E1 इज इक्वल टू choosing male, E2 is equal to choosing female, and A is equal to gray hair person be selected, gray hair person be selected, gray hair person एक select करना है, बस एक डॉट लो, E1 E2 बनाओ। स्टूडेंट मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर भी अगर आपका कोई डाउट क्वेरीज है मुझे कमेंट करो। तो E1 नाम को क्या दिया है चूजिंग मेल, ग्रे हेयर, 5% मैन ग्रे हेयर, या लिख लो ग्रे हेयर, और इसके ग्रे हेयर अलग से बैग नहीं बनाए। अगर नाम देना है, इसका नाम E1 दे दिया, इसका E2 अलग से चूज कर दिया। इसमें क्या है 5% मैन, इसमें क्या है 0.25% फीमेल। उसने कहा है मेल और फीमेल आने की इक्वल पॉसिबिलिटी है, मतलब E1 E2 की इक्वल पॉसिबिलिटी है, 1/2 50-50% होगी। कहता ग्रे हेयर पर्सन सिलेक्ट करना, उसने मेल फीमेल नहीं कहा, या ग्रे हेयर पर्सन, यहां क्या है 5%। तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन डायरेक्ट ही होते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूं, पहले भी मैं MTP में भी बोला है शायद ये कि परसेंटेज वाला क्वेश्चन है तो अंडरस्टूड है कि बाय 100, 5/100 टोटल 100% दे ही रखा है। परसेंटेज वाले क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट ही होते हैं, तो 5% मतलब 5/100, क्योंकि इसके अंदर परसेंट ओवर बाय 100 दे ही रखा है। इसके अंदर क्या आएगा 0.25/100 डायरेक्ट ही दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ग्रे हेयर सिलेक्ट किए ना वो मेल के होने चाहिए, मेल को क्या सिलेक्ट किया है E1, बस खत्म हो गया। बाय बेस थ्योरम, बेस थ्योरम क्या बोलती है आपको E1/A निकालना है। E1 को क्या नाम दिया आपने मेल नाम दिया E1 को, तो वो क्या आ गया 1/2 × 5/100, नीचे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आएंगे सिर्फ 1/2 × 0.25/100, तो क्या आएगा 5/200, 5/200, 0.25/200, 200 सारा LCM लेके कटिंग हो जाएगा, 5 + 0.25,
5/5.25, परसेंटेज हटा के 100 आ गया, तो 500/525, तो ये 5 पे गया 100, 5 पे गया 105, 1 ही उसने कहा है प्रूव करने के लिए। इक्वल पॉसिबिलिटी थी, इसलिए कह रहा है मेल फीमेल की इक्वल पॉसिबिलिटी है। स्टूडेंट्स अभी तक आपने 1 वाले सिलेक्ट किए, अब मैं आपको 2 बॉल्स या 2 चीजें निकालनी हो क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस करवाता हूं इसके बाद, वो भी इक्वल पॉसिबिलिटी वाले ही क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 बर्तन है, एक बर्तन में 1 वाइट 2 ब्लैक 3 रेड एंड सो ऑन। अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं इक्वल पॉसिबिलिटी में 1 बॉल ड्रॉन वाले, अब मैं करवा रहा हूं 2 बॉल्स ड्रॉन वाले। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इन तीनों में से एक बर्तन चूज करो, उसमें से एक व्हाइट और एक रेड बॉल निकालनी है। तो नाम से क्लियर है, मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूं, बेस थ्योरम का दिखाई दे रहा है, एक व्हाइट रेड व्हाइट रेड व्हाइट रेड तीनों में है, तीनों में कॉमन हो गया, उसका नाम क्या देके चलोगे, ए देके चलोगे बस। लेट E1 इज इक्वल टू ऑन 1, E2 इज इक्वल टू ऑन 2, E3 इज इक्वल टू ऑन 3 एंड ए को मान लो 1 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल भी ड्रॉन। यही कहा है स्टेटमेंट में, 1 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल भी ड्रॉन। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं कॉम्बिनेशन के मेथड से कोई क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। ये क्वेश्चन आप अगर करना ही चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 2 से तब मल्टीप्लाई करते हैं जब पॉसिबिलिटीज बनती हो। जैसे इस क्वेश्चन में डॉट एक E1 बैग बना लेना साथ, E2 E3। अब उसने ये कहा ही नहीं कि ऑन 1 आने की पॉसिबिलिटी इतनी है, ऑन 2 आने की पॉसिबिलिटी इतनी है, ऑन 3 आने की पॉसिबिलिटी है, कुछ कहा ही नहीं। तो तीनों की इक्वल पॉसिबिलिटी 1/3 1/3 1/3। अगर कोई बच्चे को कंफ्यूजन है वो यहां लिख लो, PE1 1/3, PE2 अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है। जितना मैथ को फ्लो में करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। E1 में से एक व्हाइट एक रेड, व्हाइट क्या आएगी 1/6, फिर रेड 3 आउट ऑफ 5, पहले रेड फिर व्हाइट या पहले व्हाइट फिर रेड, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैं बहुत बारी बता चुका हूं आपको चीज, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में यही चीज करवाई है। अगर कोई करना चाहता है वहां से देख सकता है, पर फिर भी अगर किसी बच्चे ने करनी है मैं यहां लिख देता हूं 1C1 3C1 6C2, पर ये मेथड मुझे पसंद नहीं है तो मैं इसी मेथड से सारी की सारी प्रोबेबिलिटी ऐसे ही करवाऊंगा आपको। E2 में क्या आएगा 2/4 1/3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 केस बन गए ना, पहले व्हाइट फिर रेड या पहले रेड फिर व्हाइट। अगर दोनों व्हाइट होती फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। इसके अंदर क्या आएगा 4/9 3 12 3/11, एक ऑटोमेटिकली कम होएगा। बच्चे गलती करते हैं, यहां 6 लिख देते हैं या 4 लिख देते हैं, कम होने का, बस खत्म हो गया। बाय बेस थ्योरम स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि वो पहले में से होना चाहिए, पहले बर्तन में से, उसको क्या नाम दिया E1। फेवरेबल केस, ये रहा फेवरेबल केस, 3 2 और 6 6 कटिंग कर दी मैंने, डायरेक्ट कर दी, 1/3 इंटू 1/5 by total number of cases, 1/3 into 1/5 plus 2 2 और 4 कट गया, 1/3 into 1/3 1/3 into 1/3 plus 4 3 12 कट गया, 1/3 into 2/11 1/3 into 2/11 कैलकुलेट। इसका आंसर आएगा सोल्व करके 33/118। आप खुद सोल्व करना, यही आंसर आएगा। सेम पैटर्न फॉलो करवा रहा हूं मैं। स्टूडेंट क्वेश्चन में कह रहा है ए बैग कंटेन्स 4 बॉल्स। अब ये रंग नहीं दे रखा, एक बैग में 4 बॉल्स है, यहां से दिमाग घूमना शुरू हो गया, रेड ब्लू व्हाइट ब्लैक कुछ भी हो सकती है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहा है वो कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 व्हाइट बॉल्स भी ड्रॉन। क्वेश्चन में कह रहा है आर फाउंड टू बी व्हाइट। अब 2 व्हाइट निकालनी है 4 में से, इसका तो 2 व्हाइट तो होएगी होएगी। अब यहां से मेरे दिमाग में क्या क्या केसेस आ रहे हैं,
मेरे दिमाग में केस बन गया एक, 2 वाइट तो होएगी होएगी, 2 वाइट है तो 2 नॉन वाइट होएगी। 4 में से 2 वाइट होनी जरूरी है, 3 भी हो सकती है, 3 वाइट 1 नॉन वाइट। 4 में से चारों वाइट भी हो सकती है, 0 नॉन वाइट। आप सोचोगे सर 5 हो सकती है, 5 नहीं हो सकती क्योंकि टोटल में बैग में 4 ही बॉल्स हैं। आप सोचोगे 1 वाइट हो सकती है, नहीं, क्योंकि मिनिमम 2 वाइट होनी जरूरी है। कहा है स्टेटमेंट में 2 वाइट बॉल भी ड्रॉन 4 में से, 4 में से 2 वाइट है। अब ब्लू ब्लैक रेड हमें क्या पता क्या हो सकती है, इसलिए नॉन वाइट दे दिया उसको, बस खत्म हो गया। अब खत्म हो गया। इसका नाम E1, इसका नाम E2, इसका नाम E3। तो लेट E1 इज इक्वल टू बैग कंटेन्स, जितनी पॉसिबिलिटी बनती है मैंने सारी पॉसिबिलिटी बनाई है। यही मैथ की ब्यूटी है, यही समझना है आपने कि 2 बॉल्स निकालनी है, वो वाइट होनी चाहिए। फाउंड वर्ड दे रखा है स्टेटमेंट में, आप ध्यान से देखो। फाउंड का मतलब ही है कि बेस थ्योरम कह रहा है वो। अब 2 वाइट बॉल निकालनी है, जो 2 वाइट बॉल निकालनी है, 2 वाइट होगी तो बाकी 2 वाइट नहीं होगी। अब 2 से ज्यादा वाइट भी हो सकती है, क्योंकि हमें बैग में मिनिमम 2 वाइट का है कि 2 वाइट निकालनी है, 2 वाइट 3 वाइट 4 वाइट, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। बस बैग, यही पॉसिबिलिटी का खेल है सारा। बैग कंटेन्स 2 वाइट एंड 2 नॉन वाइट, लिखना ही है और तो कुछ भी नहीं है। E2 कहानी लिख रहा हूं, बैग कंटेन्स 3 वाइट एंड 1 नॉन वाइट। E3 4 वाइट एंड 0 नॉन वाइट। बहुत आराम से हो रहा है। अब क्वेश्चन में कहता है 2 बॉल्स बी ड्रॉन एंड फाउंड टू बी वाइट। तो लेट A इज इक्वल टू 2 वाइट बॉल्स बी ड्रॉन, वाइट बॉल्स बी ड्रॉन। बहुत आराम से वही काम E1, वही काम E2, E3। इक्वल पॉसिबिलिटी है, तीनों की इक्वल पॉसिबिलिटी है। कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है P1 1/3, PE2 भी 1/3, PE3 भी 1/3। लिखना है लिख लो अलग से, 1/3 1/3 1/3। E1 में से 2 वाइट निकालनी है और 2 ही वाइट है। अब यह ध्यान से समझने वाली बात है, ये सेम आ गया, सेम आ गया, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, क्योंकि दोनों सेम है। एक ही शॉप से सामान खरीदना, टाइम तो वेस्टेज होएगा ही नहीं। 2 वाइट बॉल भी ड्रॉन, कौन सी वाइट आएगी? 2 आउट ऑफ 4। अब ये 2 निकालनी है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन होते हैं, विद लिखा हुआ आता है हमेशा। दूसरी व्हाइट बॉल क्या आएगी? 1 आउट ऑफ 3। 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं। अगर कोई बच्चा इसको कॉम्बिनेशन के तरीके से करना चाहता है तो वो क्या आएगा? 2C2/4C2 करके देख लो, सेम आंसर आएगा। अगले में से 2 वाइट निकालो, 3/4 इंटू 2/3, एक कम हो जाएगी। इसमें से 2 वाइट निकालो, 4/4 इंटू, फिर 3 बच गई, 3/3, क्योंकि इसमें नॉन वाइट तो कोई है ही नहीं स्टूडेंट्स। यहां बच्चे गलती से 0 लिख देते हैं, 0 नॉन वाइट है। निकालनी क्या वाइट? पहली वाइट 4 आउट ऑफ 4, दूसरी वाइट 3 आउट ऑफ 3। बस अब क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स आर वाइट। कौन सा केस है ऑल द बॉल्स आर वाइट? E3 में सारी वाइट है, तो बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम। तो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ये सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी है। आप एक क्वेश्चन देखो और ये सारे क्वेश्चन खुद सोल्व करो। सिर्फ स्टेटमेंट देखो, वीडियो पॉज करो और खुद सोल्व करो। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट फ्लो में समझ आना चाहिए था। तो बाय बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी E3/A, फेवरेबल केस, फार्मूला कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है। फेवरेबल केस, ये कटिंग 1 इंटू 1/3 बाय टोटल नंबर ऑफ केस, 2 1 2 2 और 4, 1/3 इंटू 1/6, 1/3 इंटू 1/6, ये 3 कट गया, 2 1 2 2 और 4, 1/3 इंटू 1/2, 1/3 इंटू 1/2 और लास्ट 1 मल्टीप्लाई 1/3, 1/3 1/18, 1/6 1/3, 1/3 1 एलसीएम लो, प्लस 3 प्लस 6/18,
कटिंग हो गया, 6 ऊपर चला गया, 6/10, 2 3 ईयर, 6 and 2 5/10। बहुत आराम से हो रहे हैं, बहुत फ्लो में क्वेश्चन हो रहे हैं। आपने सारे क्वेश्चन मेरे से नहीं करने, वीडियो पॉज करो और खुद क्वेश्चन सोल्व करो। अब मैं अगली टाइप के क्वेश्चन शुरू करवा रहा हूं, टाइप नंबर 3। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनइक्वल पॉसिबिलिटी वाले स्टूडेंट्स। मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको अलग से कोई बुक भी ना रेफर करनी पड़े। तो इस क्वेश्चन में ये समझने से पहले छोटी सी चीज, सपोज कर लो मेरे पास 9 चॉकलेट्स है, 3 बच्चों में डिवाइड करनी है। इक्वल में क्या होता है 3 3 3, अनइक्वल में क्या होता है एक बच्चे से मेरा ज्यादा प्यार है, उसको मैंने 5 चॉकलेट्स दी, एक बच्चे से थोड़ा कम है, उसको मैं 3 चॉकलेट्स दी, एक बच्चे से और भी कम है, उसको 1 चॉकलेट दी। दिस इज कॉल्ड अनइक्वल। तो ये अनइक्वल है, स्टेटमेंट में गिवन है। मशीन ए की मैन्युफैक्चरिंग 25% है, मशीन बी की मैन्युफैक्चरिंग 35% है, मशीन सी की मैन्युफैक्चरिंग 40% है। स्टेटमेंट दे रखा है 33 33 33 नहीं है, अनइक्वल है। और परसेंटेज वाले क्वेश्चन तो मैं बता ही चुका हूं, बाय 100 डायरेक्ट ही होता है, परसेंटेज बाय 100, इसमें अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ता। कहते हैं डिफेक्टिव बोल्ट्स, इसमें से 5% डिफेक्टिव, 4% डिफेक्टिव, 2% डिफेक्टिव है। अ डिफेक्टिव बोल्ट बी ड्रॉन, एक बोल्ट निकालना है, डिफेक्टिव होना चाहिए। कॉमन क्या है तीनों में डिफेक्टिव। तो सबसे पहले इसका नाम E1 ले लो, मशीन 1, मशीन ए, E2 को ले लो मशीन बी, E3 को ले लो मशीन सी, एंड A इज इक्वल टू डिफेक्टिव बोल्ट बी ड्रॉन, डिफेक्टिव बोल्ट बी ड्रॉन। अब इसको समझने के ना 2 तरीके हैं। इस क्वेश्चन में तो देख के इजीली समझ आ गया, 2 मेथड है समझने के। अब एक का नाम E1, एक का नाम E2, एक का नाम E3, 3 पॉसिबिलिटी बनी है ना, बहुत ध्यान से देखना। E1, अब पता कैसे लगेगा ये PE1 है या PE1 है, ये तो आपको पहला केस निकालना क्या है, कॉमन चीज क्या है, डिफेक्टिव बोल्ट्स ए। इसका मतलब ये आपके पास PA/E1, PB/E2, PC/E3 है। यहां से तो क्लियर है। तो ये क्या हो गया PE1, PE2, PE3, या तो इस तरीके से सोचो। मैं फिर बता दूं, निकालना क्या है डिफेक्टिव। डिफेक्टिव क्या है, ये नीचे वाली चीज दे रखी है, ये नीचे वाली चीज दे रखी है, क्योंकि ऐसे अनइक्वल में 2 चीजें दे रखी होगी बॉक्स के अंदर, हमेशा अलग अलग चीजें दे रखी होगी, 2 बोल्ट्स नहीं, ये एक मैन्युफैक्चरिंग बोल्ट्स, एक डिफेक्टिव बोल्ट्स, अलग अलग दे रखे होंगे। एक चीज क्लियर है, डिफेक्टिव का है तो डिफेक्टिव तो डायरेक्ट ही। E1 में डिफेक्टिव क्या है 5%, इसमें क्या है 4%, इसमें क्या है 2%, क्योंकि ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है। इसको 5/100, डिनोमिनेटर तो डायरेक्ट ही आ गया, डिनोमिनेटर तो डायरेक्ट ही आ गया। अब क्वेश्चन में ये मैं कह रहा हूं PE1 है 25%, मींस 25/100, ऐसे करो 100 लिख ही रहो, 25/100, 35/100, और ये क्या है 40/100। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहला मेथड ये डिफेक्टिव दे रखे है तो ये A/E1, A/E2, A/E3, कंफ्यूजन ना हो, या मशीन A है तो यहां भी मैंने A ले लिया। जिस बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है यहां D ले लो, चलो ABC दे रखा है स्टेटमेंट में, D ले लो। तो अब ऐसे समझो डिफेक्टिव बोल्ट्स D/E1, D/E2, D/E3, ये तो क्लियर हो गया। फिर भी कई बार कंफ्यूजन आते हैं, यार किसको PE1 लेना है और किसको PD/E1 लेना है। आसान मेथड, इन सारों का सम करो, 5 + 4 9, 9 to 11, 11%। मैन्युफैक्चरिंग का सम करो, 25 + 35 60, 60 + 40 100%, 100% मतलब 1। जब भी 100% पॉसिबिलिटी आएगी, इसका मतलब 100% पॉसिबिलिटी कब आती है, जब वो अनइक्वल होएगा, PE1, PE2, PE3। ऐसे समझना है आपने। अनइक्वल पॉसिबिलिटी कब आती है, आपको दे रखा है इन तीनों का सम 1 बन गया, 100%, 100 बन गया, इसलिए ये PE1 है, PE2 है, PE3 है। बस अब तो खत्म हो गया। बाय बेस थ्योरम स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि ये मशीन बी में से होना चाहिए,
E2 बाय डी। अब ए की जगह मैंने डी लिया क्योंकि स्टेटमेंट में ए दे रखा है, तो क्या आएगा 35/100 मल्टीप्लाई 4/100 बाय नीचे टोटल नंबर ऑफ केस। कहानी फार्मूला अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है तो लिख सकता है यहाँ, तो 5/100 प्लस 35/100 मल्टीप्लाई 4/100 प्लस 40/100 मल्टीप्लाई 2/100। मैं रिपीट कर देता हूँ, दो तरीके हैं सोचने के। निकालना क्या है, कॉमन क्या है, डिफेक्टिव, तो ये d/e1 d/e2 d/e3 हो गया। इस तरीके से नहीं सोचना, जिनका सम 100 बनता है वो pe1 pe2 pe3 होएगी, बस ये समझ लो। ऐसे अगर लिखना चाहो तो लिख लेना pe1 इक्वल टू 25%, 25/100, pe2 35% और pe3 इज इक्वल टू 40%। आराम से हो रहे हैं सोल्व। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर 4 चीजें दे रखी है। कहता है एक डॉक्टर है, पेशेंट को देखने गया, उसका पुराना एक्सपीरियंस बोलता है, स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर वो ट्रेन से जाएगा तो इतनी पॉसिबिलिटी है, बस में इतनी पॉसिबिलिटी है, स्कूटर में इतनी पॉसिबिलिटी है, अदर मीन में इतनी पॉसिबिलिटी है। कहता है अगर वो ट्रेन से जाता है तो लेट होने की पॉसिबिलिटी इतनी है, बस से जाएगा लेट होने की पॉसिबिलिटी इतनी है, स्कूटर से जाएगा लेट होने की पॉसिबिलिटी इतनी है, अदर मीन्स किसी और तरीके से लिफ्ट मांग के जाए चाहे जैसे मर्जी जाए वो लेट कभी भी नहीं होएगा। अब 4 केस है, एक का नाम E1 दे दो, एक का नाम E2 दे दो, एक का नाम E3 दे दो बड़े आराम से, और एक का नाम E4 दे दो। डॉक्टर घर आ रहा है तो लेट E1 इज इक्वल टू, ये लिख लेना, बाय ट्रेन, ट्रेन से आएगा। E2 इज इक्वल टू बाय बस, E3 इज इक्वल टू बाय स्कूटर। आजकल तो स्कूटर चलने ही बंद हो चुके हैं, ऑलमोस्ट एंडिंग प्रोसेस है, और अदर मीन्स। 4 आगे कहता एंड, अब तो बहुत आसान हो गया। स्टेटमेंट में कह रहा है ही इज लेट, चारों में लेट कॉमन है। लेट ए इज इक्वल टू डॉक्टर विल बी लेट, डॉक्टर विल बी लेट, लेट हो जाएगा। तो बहुत आराम से देखो, अब 2 तरीके हैं फिर सोचने के। इसको ये a/e1 a/e2 a/e1 a/e2 a/e3 a/e4 है, और ये pe1 pe2 pe3 pe4 है। अब जो कॉमन चीज तो लेट, चारों में यही कॉमन चीज है। दूसरा तरीका क्या है समझने का, इन ऊपर वालों का सम करो। 3/10 प्लस 1/5 प्लस 1/10 प्लस 2/5 सोल्व करो, 1 आएगा ही आएगा। 1 मतलब 100 आउट ऑफ 100। नीचे वाले का सम करके देख लो, चाहे आप ये 1 के इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब है ये pe1 pe2 pe3 pe4 है। अब तो हो गया, अब तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये 4 वाला था, मैंने इसलिए करवाना जरूरी समझा स्टूडेंट्स। अब तो पॉसिबिलिटी है, pe1 क्या है 3/10, 1/5, 1/10, 2/5। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है 1/4। ये क्या है लेट आने की 1/3, पहले ही फ्रैक्शन पार्ट में दे रखा है स्टूडेंट्स। ये क्या है 1/12, ये तो 0 दे रखा है। स्टेटमेंट में क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है बाय ट्रेन से आई। ट्रेन को क्या मानना है E1, तो बाय बेस थ्योरम, फार्मूला आप खुद लिख सकते हो स्टूडेंट्स। बाय बेस थ्योरम pe1/a, ट्रेन से आना चाहिए। ट्रेन से आने की पॉसिबिलिटी क्या है 3/10 इंटू 1/4। नीचे क्या आएगा 3/10 इंटू 1/4, 1/5 इंटू 1/3, 1/10 इंटू 1/12, 2/15 इंटू 0। फार्मूला लिख सकते हो, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ही क्वेश्चन पेपर में आएगा आपको, और ये क्वेश्चन 2 तरीकों से हो सकता है। ये जो 9th नंबर क्वेश्चन है ये इक्वल पॉसिबिलिटी से भी हो सकता है और अनइक्वल पॉसिबिलिटी से भी हो सकता है। आपकी बुक में अनइक्वल वाला मेथड दे रखा है शायद, मैं आपको इसको इक्वल पॉसिबिलिटी से सिखाने की कोशिश करता हूं। ये मेथड 1, ये मेथड 2।
तो ये क्वेश्चन दोनों के साथ है, इक्वल पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं, अनइक्वल पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं। कुछ क्वेश्चन दोनों तरीकों से हो सकती है, दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ देम। चलो पहले इक्वल पॉसिबिलिटी वाला मेथड देखते हैं। कहता है ए कार्ड इज लॉस्ट आउट ऑफ 52 कार्ड्स। 52 में से एक कार्ड गवाच गया। कार्ड कौन कौन से होते हैं? डायमंड होता है, स्पेड, हार्ट या क्लब। तो 4 केस बन गए। एक का नाम E1, एक का नाम E2, एक का नाम E3, एक का नाम E4। E1, E2, E3, E4। तो ये 13 कार्ड्स होते हैं। अगर मेरा जो कार्ड लॉस हुआ है डायमंड है, तो यहाँ पे 12 डायमंड बचेंगे। यहाँ 12 स्पेड मान लेता हूँ, स्पेड भी हो सकता है या क्लब भी हो सकता है, या 12 डायमंड, स्पेड, क्लब एंड हार्ट, और हार्ट भी हो सकता है। अगर 12 डायमंड है, 13 स्पेड होएगे, 13 क्लब होएगे, 13 हार्ट होएगे। अगर 12 स्पेड, स्पेस लिख दिया था स्पेड, तो 13 डायमंड है, 13 क्लब है, 13 हार्ट है, एंड सो उसने कहा एक कार्ड गवाच गया। डायमंड भी हो सकता है, स्पेड भी हो सकता है, क्लब भी हो सकता है, हार्ट भी हो सकता है। 4 केस, इक्वल पॉसिबिलिटी। मैंने इक्वल पॉसिबिलिटी मान ली, इसलिए ये इक्वल पॉसिबिलिटी से करवा रहा हूं। तो यहां आप देख सकते हो, लेट E1 इज इक्वल टू लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। मैंने डायमंड मान लिया, कुछ भी हो सकता है ना, मैंने डायमंड मान लिया। E2 लॉस्ट कार्ड बी स्पेड, E3 लॉस्ट कार्ड बी क्लब, E4 लॉस्ट कार्ड बी हार्ट। कहता प्रोबेबिलिटी निकालो, 2 कार्ड्स निकालने हैं, वो दोनों का दोनों कार्ड्स डायमंड होने चाहिए। तो लेट A इज इक्वल टू 2 डायमंड कार्ड्स बी ड्रॉन, 2 डायमंड कार्ड्स बी ड्रॉन, डायमंड कार्ड्स बी ड्रॉन। बड़े आराम से लो जी, एक E1 हो गया, E2 हो गया, एक E3 हो गया, एक E4 हो गया। अब देख सकते हो ये इक्वल पॉसिबिलिटी में मैं करवा रहा हूं। एक एक कार्ड चारों केस मैंने बना लिए। तो इक्वल पॉसिबिलिटी 4 है, तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। लो जी, E1 में से लॉस्ट का डायमंड था, निकालने क्या है 2 डायमंड। अब डायमंड कितने तरीकों से निकलेगा? टोटल कार्ड्स तो 51 नहीं है, टोटल कार्ड्स तो 51 नहीं है, क्योंकि एक कार्ड मिसिंग, एक कार्ड मिसिंग, सारों में ही एक कार्ड मिसिंग है। मैंने इक्वल पॉसिबिलिटी सपोज की। तो पहला डायमंड 12 आउट ऑफ 51, दूसरा डायमंड 11 आउट ऑफ 50। क्योंकि ये सेम है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। जिस बच्चे ने ऐसे नहीं करना वो ऐसे कर सकता है, 12C2/51C2। पर ये मेथड मैं नहीं करवाऊंगा, मैं ऐसे करवाऊंगा सारे क्वेश्चंस। E2 में से अब 2 डायमंड निकाल लो। यहां तो डायमंड 13 ही है, 13/51 और 12/50। एक निकल गया, फिर एक और। इसमें से डायमंड सेम 13/51, 12/50। उसके बाद लास्ट 13/51, 12/50। तो बाय बेस थ्योरम उसने स्टेटमेंट में डायरेक्ट कहा है कि लॉस्ट का डायमंड होना चाहिए। वो क्या नाम दिया? E1। तो फार्मूला लिखना चाहो तो आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट फेवरेबल केस 1/4 को इससे मल्टीप्लाई, 1/4 इंटू 12/51, 11/50, और बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, दिस केस प्लस दिस। अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैं एक चीज अब डायरेक्ट लिख रहा हूं आप, ताकि मुझे मैं मेथड 2 आपको बताऊं, आपको समझ आ रहे हैं जिन बच्चों ने उस तरीके से करना है। ये तीनों चीजें सेम नहीं है, ये भी सेम है। तो मैं दिस प्लस दिस करूंगा तो इसको लिख सकता हूं 3 टाइम्स 1/4 इंटू 13/51 इंटू 12/50। मैं इसको 3 टाइम्स लिख सकता हूं ना, एक बारी, 2 बारी, 3 बारी। प्लस ही किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। लिख लेना आप प्रॉपर लिखोगे। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि यही से मेथड 2 शुरू होता है। जिन बच्चों ने इसको कैलकुलेशन आप खुद सोल्व करना, जिन्होंने मेथड 2 करना है वो ऐसे कर सकता है। कहता लॉस्ट कार्ड भी डायमंड। अब ये तीनों केस सेम है, ये सेम केस है। तो लेट E1 इज इक्वल टू लॉस्ट कार्ड भी डायमंड,
लोच जो उसने कहा है वो लेके चल पड़ते हैं, लोच कार्ड भी डायमंड। E2 इज इक्वल टू लोच कार्ड भी नोट डायमंड, ये डायमंड नहीं है, डायमंड नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी E1 अगर मैं निकालना चाहूं, डायमंड कितने होते हैं 13 आउट ऑफ 52, क्या आ गया 1/4। PE2 क्या होएगा, PE2 क्या होएगा, लोच कार्ड डायमंड नहीं होना चाहिए, डायमंड लोच कार्ड है वो डायमंड नहीं होना चाहिए, तो वो लोच कार्ड डायमंड था, जो डायमंड नहीं है वो कितने केस है 39 आउट ऑफ 52। तो क्या आ गया आपके पास ये 13 3 4 3/4। तो PE1 PE2 सेम नहीं आए ना, इसलिए अब ये अनइक्वल पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन बन गया। अब तो कहानी सेम है, लेट A इज इक्वल टू 2 डायमंड कार्ड्स बी ड्रॉन, डायमंड कार्ड्स बी ड्रॉन, एक E1 एक E2। ये क्या था आपके पास 1/4, ये क्या है 3/4। E1 क्या आएगा, 2 डायमंड्स निकालने हैं E1 में से, तो वो क्या आएगा, एक डायमंड 13/52 तो निकल ही चुका है, तो क्या आएगा 12/51 11/50। और इसके अंदर ये E2 क्या है, डायमंड नहीं होना चाहिए, 2 डायमंड निकालने हैं तो डायमंड नहीं होना चाहिए। कौन कौन से केस आगे इसके अंदर, डायमंड कितने होते हैं 13 आउट ऑफ 51 मल्टीप्लाई 12 आउट ऑफ 50। ये अब अगर ध्यान से देखो, ये तीनों केस इसमें कंबाइंड हो गए, यही तो मैंने लिखा था, तीनों केस इसके अंदर कंबाइंड हो गए, तो ये अनइक्वल वाला बन गया। जो मेथड आपको पसंद है वो कर सकते हो, पर ये ज्यादा सूटेबल लग रहा है मुझे, क्यों, क्योंकि जो लोस्ट कार्ड है कोई भी कार्ड हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, स्पेड भी, क्लब भी, हर्ट भी, पर अगर तीनों केस कंबाइंड करने हैं तो तीनों केस कंबाइंड करके अनइक्वल वाला केस बन जाएगा। ये क्वेश्चन अलग तरीके का क्वेश्चन है, मैं इसलिए करवा रहा हूं, ऐसा 1-2 क्वेश्चन और आपकी बुक में हो सकते हैं, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। कहता है एक सैंपल स्पेस है, एक लड़की ने डाइस को थ्रो किया है, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। कहता अगर 5 और 6 आएगा तो क्वाइन को 3 टाइम टॉस करना है, क्वाइन टॉसिस 3 टाइम्स। स्टेटमेंट में वो कह रहा है, आप ध्यान से देख सकते हो स्टूडेंट, मैंने जो पार्ट 4 बनाया है उसके अंदर मैंने टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी की स्टेटमेंट नहीं लिखी, अंडरस्टूड है कि वो डिसजॉइंट थे, तो मैंने खास लिखने की जरूरत नहीं समझी थी। कहता अगर 1 2 3 4 आएगा तो आपने 1 क्वाइन टॉस करना है, तो यहां से कहानी क्लियर होगी, काफी क्लियर होगी, टॉस। तो बस इसका नाम E1, इसका नाम E2। लेट E1 इज इक्वल टू गेटिंग 5 6, गेटिंग 5 and 6 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। सिर्फ स्टेटमेंट समझनी है स्टूडेंट्स आपने, और कुछ भी नहीं समझना। E2 इज इक्वल टू गेटिंग 1 2 3 4 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाइस। और क्या लेट करते हैं, ए को लेट करते हैं। ए स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड ऑन ए सिंगल कॉइन, सिंगल थ्रो ऑफ कॉइन, सिंगल कॉइन। स्टेटमेंट में वो यही कह रहा है कि इफ शी ऑब्टेन्ड अ हेड, कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 2 3 4 ऑन द डाइस। सो वही काम जो हर किसी में करते हैं, एक का नाम E1, एक का नाम E2। E1 में क्या है, डाइस को थ्रो किया 5 और 6, 2 केस आउट ऑफ 6। E2 में क्या है 1 2 3 4 केस आउट ऑफ 6। E1 में क्या चीज दे रखी है, अब निकालना क्या, A/1, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड ऑन ए सिंगल कॉइन। E1 में से क्या आएगा, ये क्या थे 3 कॉइन्स को टॉस किया है, 3 कॉइन्स की सैंपल स्पेस क्या होती है, H H H H H T H T H T H H H T T T H T T T H T T T 4 5 6 7 8। तो सिंगल हेड वाले कौन से केस है, सिर्फ उसने यही कहा ना एग्जैक्टली 1 हेड, कौन से केस है 1 2 3, बस कितने में से 3 आउट ऑफ 8। अब E2 में क्या है, E2 में क्या है, गेटिंग 1 2 3 4, एग्जैक्टली 1 हेड वाले केस कितने हैं, 1 2 3 4 को एक बार टॉस किया हुआ है, एक क्या आएगा इसका सैंपल स्पेस H और T, एक आउट ऑफ
2, दो में से बस। बाय बेस थ्योरम स्टेटमेंट में उसने यही कहा है कि जो ये बेस थ्योरम लगानी है वो 1 2 3 4 प्रोबेबिलिटी पे लगानी है, E2 पे लगानी है। तो आपने निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी E2 बाय ए। तो क्या आएगा, फेवरेबल केस 4/6 इंटू 1/2 बाय टोटल नंबर ऑफ केस 2/6 इंटू 3/8 4/6 इंटू 1/2। तो कटिंग कर लेते हैं आप, इजी हो जाएगा। 2 1 2 3 3 कट गया, 2 1 2 2 और 4 2 3। तो क्या आ गया 1/3 1/8 प्लस 1/3। तो ये क्या आएगा 11/24 8/11। बड़े आराम से हो गया। कहता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप 4 का क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन बेस का करवा रहा हूं मैं आपको, स्पीक ट्रूथ वाला। अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन दे रखे तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। कहता है एक बंदा 4 में से 3 बार सच बोलता है और उसने कहा है कि यार 6 आया, ही रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज एक्चुअली ए 6। तो दो केस बन गए, लेट E1 इज इक्वल टू 6 अकर्स, या तो 6 आएगा 6 अकर्स, E2 इज इक्वल टू 6 डज नॉट अकर, या तो नहीं आएगा डज नॉट अकर। कहते हैं उसने रिपोर्ट की है इट इज अ 6, लेट A इज इक्वल टू मैन रिपोर्ट्स या ही रिपोर्ट्स इट इज ए 6 आया, बस खत्म हो गया। अब तो सेम क्वेश्चन था, बस मैं इसको अलग से इसलिए बना रहा हूं कि बच्चों को E1 और E2 फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है। इसके अंदर एक E1 E2, वो कह रहा है 4 में से 3 बार सच बोलता है, 3 आउट ऑफ 4, तो एक बार झूठ बोलेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 में से माइनस कर दो 3/4 तो 1/4 आएगा। E1 क्या है 6 अकर, डाइस को थ्रो करो, 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या है 1 आउट ऑफ 6, 6 नहीं आने की पॉसिबिलिटी क्या है 5 आउट ऑफ 6, 6 डज नॉट अकर। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज एक्चुअली ए 6 किस में है E1 में, तो बाय बेस थ्योरम खत्म हो गया। बाय बेस प्रोबेबिलिटी E1 बाय ए, फेवरेबल केस 3/4 इंटू 1/6 बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। फार्मूला अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3/24 3 प्लस 5/24 3/8 आंसर। फार्मूला आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। स्टूडेंट्स मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ऑलमोस्ट हर टाइप के सारे क्वेश्चन करवा दूं, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कराया है। अगर इसके अलावा भी अगर आप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करोगे तो इजीली इस तरीके से कर सकते हो, मैंने सारे डिस्टिंग्विश तरीके से करवाए हैं। इसके अंदर एक इंश्योरेंस कंपनी वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इंश्योरेंस कंपनी वाला क्वेश्चन, इसमें 4:2:3 दे रखे हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आसान है। सिर्फ इसमें वो परसेंटेज के साथ था, इसमें डिवाइड 4 बाय, अगर इसको लिखना चाहो तो क्या आएगा 4 6 7 9 या 2/9 या 3/9, डिनोमिनेटर में प्लस हो जाती है सारी चीज। एक छोटे सा ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, होमवर्क अपनी बुक में से खुद करना। मैं ऐसे करता हूं, ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस में डाल देता हूं, आपको शो हो रहा होएगा ये क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन शायद शो हो रहा है आपको, आप ये खुद सोल्व कर सकते हो। मेरे साथ आप बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। द एंड ऑफ कंप्लीट बेस थ्योरम। थैंक यू, टेक केयर।